देखो हिंदी इंग्लिश में अगर समस्या हो तो यूपी बोर्ड के बच्चे मेरी बात सुन लें, जो भी मान लो इसको अगर देखेंगे या सुनेंगे तो वहां पे एक बालाजी पब्लिकेशन की बुक चलती है। उसमें होता क्या है, NCERT के जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ये सभी क्वेश्चन हिंदी में लिखे मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में लिखना हो तो वहां से आप NCERT पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले जैसे वहां पे चलती क्या यूपी बोर्ड में एक एक्सरसाइज, जैसे मान लो वहां समांतर श्रेणी एपी पढ़ रहे हैं आप, जैसे पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा, 2-3 एक्सरसाइज जो भी हैं वो समाप्त होने के बाद आता है लास्ट में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो आपके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सभी क्वेश्चन वहां पे हिंदी में लिखे हैं। तो चाहे मैंने जो वो आलू दौड़ का क्वेश्चन कराया हो, चाहे ये सीढ़ी का क्वेश्चन कराया हो या और जो कराने जा रहे हैं, इन सबको आप हिंदी में लिख सकते हैं। आप अभी इंग्लिश में लिखिए स्पाइरल इज मेड, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। एक स्पाइरल है, स्पाइरल का मतलब, अगर आप स्पाइरल का मतलब वो फिगर समझ रहे हो जो आपके पास जो कॉपी आप लोग नोटबुक खरीदते हो ना, बोलो, जो नोटबुक खरीदते हो उस पे स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक लेते हो ना, वो स्पाइरल का स्पेस नहीं है। अगर आप उसको स्पाइरल समझ रहे हो तो क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे और क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे मान लें कि वो स्पाइरल का शेप नहीं है, उसको हेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकल। स्प्रिंग का जो शेप होता है वो हेलिकल है, ना कि स्पाइरल है। अगर आप लोगों को स्पाइरल देखना है लाइव में, एग्जैक्ट देखना कि होता कैसा स्पाइरल है, तो जाइए आज मोर्टीन खरीदिए, मोर्टीन का जो शेप है वो स्पाइरल होता है। समझ पा रहे हो? तो ये स्पाइरल का मतलब क्या है? जो मोर्टीन का शेप देख रहे हैं, मोर्टीन अगर आपको मैं दिखाऊं तो बताइए कैसे होती है। जैसे यहां से मान लो स्टार्ट किया, ये सेंटर लेकर के, तो पहले ये सेमी सर्किल ऐसे बनता है, फिर अगला वाला सेमी सर्किल बढ़ जाता है, फिर अगला वाला सेमी सर्किल और बढ़ जाता है, फिर अगला वाला और बढ़ जाता है, फिर अगला वाला और बढ़ जाता है। ये डिजाइन जो होती है वो स्पाइरल है। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी डिजाइन का है स्पाइरल। इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। ये क्रमागत अर्धवृत्त हैं। ये क्रम से क्या बने हैं? अब आपको जैसे मैंने यहाँ कोई नाप करके तो बनाया नहीं है, लेकिन इनका शेप क्या है? ये सेमी सर्किल है। क्या है ये? सेमी सर्किल है। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली, और ऐसे ही R13 तक जाइएगा क्योंकि 13 सेमी सर्किल है। अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। हिंदी में लिखना हो तो लिखिएगा अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। इंग्लिश में मैं बोलने जा रहा हूं, R रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स ऑफ स्पाइरल। जो स्पाइरल है उसके जो सेमी सर्किल्स हैं उनकी रेडियाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से चलिए तो पहली जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, दूसरे की रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर है, तीसरे की रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, चौथे की रेडियस 2.0 सेंटीमीटर। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बोलो। तो R13 कितना आ जाएगा? 6.5। हमको तो लग रहा है ये जो ये लिखा है उसका आधा है रेडियस। अगर 4 है तो 2 है, तो 13 के लिए क्या आएगा उसका आधा?
6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए एक स्पाइरल की लेंथ कितनी हुई? एक स्पाइरल में जो ये सेमी सर्किल है इसकी लेंथ पूरे सर्किल की लेंथ होती है 2 पाई आर, तो आधे के लिए क्या होगा? पाई आर होगा जाकर के। हेंस आता टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, जो ऐसा स्पाइरल दिया है आपने उसकी टोटल लेंथ मैं निकालने जा रहा हूं। पहले सेमी सर्किल की पाई आर वन, पहले सेमी सर्किल की पाई आर वन, दूसरा वाला सेमी सर्किल हुआ तो इसकी भी पाई आर होगी, लेकिन इसकी रेडियस क्या है? R2, तो प्लस पाई R2। तीसरे वाले की रेडियस है R3, तो आधा है तो क्या आ जाएगा? पाई R3। ऐसे करते हुए 13 टर्म हो जाएंगे। 13 ही तो है। अब समझिए, आप पूरे से पाई को कॉमन ले लीजिए, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे 13 टर्म आपके पास हो जाएंगे। पाई की वैल्यू रखिए 22/7। R1 का मतलब हुआ 0.5, R2 का मतलब हुआ 1.0, R3 का मतलब हुआ 1.5, प्लस ऐसे ही 13 टर्म आप लिख दीजिए। अब इसी को कैलकुलेट करिए, क्या है? ये आया 22/7, कितना आ गया? 22/7। फिर कितना आया? आप देखिए तो ये समांतर श्रेणी बन रही है, एपी बन रही है। पहला टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल क्या था? पहला जो सेमी सर्किल है आधा वृत्त है उसका पाई R1 है, दूसरे का कितना है? आपको पता पूरे वृत्त का होता, पूरे सर्किल का होता 2 पाई R, तो आधे के लिए पाई R, तो पहले के लिए पाई R1 ये लिखा, प्लस ये दूसरे के लिए पाई R2 ये लिखा, तीसरे के लिए पाई R3 ये लिखा, और चौथे के लिए ऐसे पाई R4। तो ये प्रोसेस कितनी बार करोगे? 13 है, 13 सेमी सर्किल है, 13 है तो 13 तक लिख लोगे। पाई यहाँ से कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 13 लोग बच जाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया, R1 की वैल्यू 0.5, R2 की वैल्यू 1.0, R3 की वैल्यू 1.5 एंड सो ऑन। लगातार आप लिखते रहोगे 13 तक। ये 22/7 हुआ। देखो ये एपी बन रही है, ये समांतर श्रेणी बन रही है। कैसे? पहला टर्म 0.5 है, दूसरा 1.0 है, डिफरेंस लो 0.5 आएगा। तीसरा कितना है? 1.5, दूसरा कितना है? 1.0, इनका डिफरेंस निकालो 0.5 आ जाएगा। तो एपी है जिसका पहला टर्म 0.5 है, डिफरेंस की वैल्यू सर्वांतर जिसको कहते हैं वो डी की वैल्यू भी 0.5 है, और कितने टर्म लिखे हैं? 13। तो इनका योग करना है, प्लस करना है, समेशन का फार्मूला लगा दिया, क्या? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आया? 13/2, 22/7 तो लिखा था, 13/2, 2a का मतलब 0.5 प्लस n का मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 0.5। ये 22/7 आया, ये 13/2 हुआ, ये 1. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22/7 गुणे 13/2, और ये आया 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 6.0 मतलब 6। तो ये आया हमारे पास 22/7 गुणे 13/2 गुणे कितना? 7। ये 7 से ये 7 को कैंसिल कर दो, ये 2 से 22 को कैंसिल करोगे 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 13, ये पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में थी। अब 13 को 11 से गुणा करो, 13 1 13, 13 1 13 1 14, 143 सेंटीमीटर की लेंथ होगी जाकर के स्पाइरल में। कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। समझे? हाँ, बाकी कल करते हैं। देखो, एक बार क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से सुन लो, फिर उसको हिंदी मीनिंग समझा देंगे, फिर मतलब समझा देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लिखा है इन द पोटैटो रेस या इन अ पोटैटो रेस
A bucket is placed at the starting point. A bucket is placed at the starting point. मतलब कोई पोटैटो रेस, आलू दौड़ है। पोटैटो रेस का मतलब क्या हुआ? आलू दौड़। उसमें a bucket is placed at the starting point. एक बकेट है, बाल्टी है, जो प्रारंभिक जहाँ स्टार्ट करते हैं, जहाँ से रेस को, वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। Which is 5 meter away, which is 5 meter away या 5 meter from the first potato. जो बकेट है पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पे है। फिर लिखा है and the other potatoes are placed and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. बाकी के जो पोटैटो है मतलब आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे एक सीधी रेखा पे रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हैं, डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है। एंड देयर आर n पोटैटोज इन द स्ट्रेट लाइन। और कुल कितने पोटैटो हैं? 2 4 6 10 नई संख्या दी है, n दिया है। कितने टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं? n हैं। तो कह रहे हैं कि ईच कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। प्रत्येक कंपटीटर जो पोटैटो रेस दौड़ रहा है, जो रेस कर रहा है, वो बकेट से स्टार्ट करता है, फिर पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले नजदीक वाले पोटैटो को उठाता है। बात समझ पा रहे हैं? एंड रन्स बैक विद इट, और इसको लेकर के पीछे वापस चला आता है। फिर उसके बाद लिखा है एंड ड्रॉप इट इनटू द बकेट, और इसको फिर बकेट में डाल देता है। फिर लिखा है रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर वापस पीछे दौड़ने लगता है दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए, दूसरे आलू को उठाने के लिए। फिर उसको पकड़ता है, उसको लेकर के फिर बकेट में चला आता है। बकेट में आने का मतलब बकेट की तरफ चला आता है और आलू को बकेट में डाल देता है। फिर अगले पोटैटो को उठाता है और फिर बकेट में रख देता है करके। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि सभी पोटैटो को उठा नहीं लेता है, सभी आलू को वहां से उठा नहीं लेता है। तो कह रहे कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन। जो कंपटीटर है, प्रतियोगी है, जो आलू दौड़ में रेस में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, कितनी कुल दूरी चली, कितनी दूरी में दौड़ लगाई, टोटल रन निकालना है। ठीक है। अब इसका अगर आप एक फिगर की हेल्प से इसको समझना चाहो तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक बकेट है। ऐसे एक बकेट हम बना रहे हैं, ये बकेट है, एक बाल्टी है। इससे पहला पोटैटो जो है, ये पोटैटो है फर्स्ट, इसको नाम चाहो तो P1 दे दो। ये कितनी दूरी पे है? 5 मीटर, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये लिखा था कि जो बकेट है फर्स्ट पोटैटो से कितनी डिस्टेंस पे है? 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितनी है? और बाकी जो अदर पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की गैपिंग पे हैं। तो दूसरा पोटैटो अगर यहाँ पे बना दूं मैं P2, तो इसके बीच की गैपिंग कितनी हुई? 3 मीटर की हुई जाकर के। तीसरा यहाँ पे बना दूं P3, तो ये कितना हुआ? 3 मीटर पे हुआ जाकर के। ऐसे ही ये P4 दिखा सकते हो, P5 दिखा सकते हो, P6 दिखा सकते हो, और ऐसे ही लास्ट में आप Pn दिखा सकते हो। n पोटैटो, समझे? कुल कितने पोटैटो हैं? n है। अब कोई कंपटीटर शुरू कहाँ से करता है? बकेट से। जो दौड़ लगाने वाले हैं, प्रतियोगी स्टूडेंट या जो भी हैं कंपटीटर, वो कहाँ से? बकेट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले पोटैटो को उठाएंगे और फिर इसको लेकर के वापस चले जाएंगे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। 5 ये आए और 5 ये चले गए, तो एक आलू को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने? 10 मीटर। फिर यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ तक आएंगे तो 8 मीटर हो गया। 5 ये हुआ और 3 ये, 5 + 3 8 मीटर हुआ, और 8 वापस चले गए। तो दूसरा आलू उठाने में कितना चलेंगे? 16 मीटर। फिर तीसरे के लिए जब आएंगे तो 5 3 8 3 11 आएंगे और 11 जाएंगे, मतलब 22 मीटर। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा?
जब तक कि n पोटैटोज को उठा ना ले। तो सभी डिस्टेंस का समेशन कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कंपटीटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, लिख 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 मतलब माना। d1 का मतलब क्या है? डिस्टेंस। उसने रन लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, तो मैं उसी की भाषा में लिखूंगा। डिस्टेंस रन बाय, आपको पता है रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रन 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 ही होता है, क्या होता है? रन 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 ही तो होता है थर्ड फॉर्म। तो मैं थर्ड की बात बता रहा हूं ना। हाँ, तो डिस्टेंस रन बाय कौन? बोलो। कंपटीटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो and put in the bucket। अपनी इंग्लिश में मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया। क्या कि डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर, जो कंपटीटर है उसने जितनी दूरी दौड़ी, पहले आलू को उठाया और पुट किया बकेट में, तो कितनी डिस्टेंस उसने दौड़ लगाई? 10 मीटर की। यही आपको समझना है। कितने मीटर का? ये बात समझ में आई कैसे 10 मीटर हुआ? भाई ये 5 मीटर ये गया और 5 मीटर वापस आ गया। अब यही आपको लैंग्वेज लेकर के बार बार यूज करना है। D2 का मतलब डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर टू पिक, जहां पे फर्स्ट लिखा है वहां सेकंड पोटैटो एंड पिक इनटू द बकेट। अब सोचिए, ये दूसरे पोटैटो को जब उठाएगा तो यहां से स्टार्ट किया, ये 8 मीटर हुआ और 8 मीटर ये वापस चला गया, तो कितना हुआ जाकर के? 16 मीटर। ऐसे ही D3 मान लीजिए, आप लोग ऐसे लाइन नहीं खींचोगे, ये पूरे सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। क्या कि डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर टू पिक थर्ड पोटैटो। डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर टू पिक कौन सा? बोलो। थर्ड पोटैटो एंड पुट इनटू द बकेट। तीसरे के लिए सोचो, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आया, कितना चला? 5 ये 3 ये 8 3 11 मीटर और 11 वापस चला गया, तो 22 मीटर हो गया। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो सभी आलू या पोटैटोस को नहीं उठा लेता है। एक आधा और निकाल लो, नहीं तो टोटल डिस्टेंस निकाल डालो। हेंस मैं टोटल लिखने जा रहा हूं। हेंस टोटल डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर कितना? बताओ। पहला 10 मीटर, दूसरा 16 16, फिर तीसरा 22। ये आप ध्यान से देखो तो 6 बढ़ रहा है। 10 से 16 गए, 16 से 22 हो रहे हैं, तो 22 से 28 हो जाएंगे। और ऐसे कितने टर्म लिखोगे? n टर्म, इस वजह से क्योंकि n पोटैटोज है ना। तो ये तो AP हो गई। ये क्या है? Which is an AP, जिसका फर्स्ट टर्म which is an AP, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म A 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। ठीक है, तो टोटल समेशन ये पूछ रहे हैं, तो S का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो आएगा n/2, 2a का मतलब 10 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 6।
इसको रखोगे तो आएगा n/2, ये हो जाएगा 20, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6n माइनस का 6 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर ये थोड़े से स्पेस में मैं इधर इसको लिख दूं तो कितना आ जाएगा, n/2, ये 20 आया, 6n आया। एक काम करो, यहाँ से 6 माइनस कर लो ना 20 से, तो 40 ले लीजिए आप। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के इस 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2n, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 प्लस का 3n, और अपान में कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस n इनटू क्या बच रहा, ब्रैकेट में 3n प्लस 7। आगे यहाँ पे यूनिट जरूर लिख देना, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, सेंटीमीटर में दिया था ना क्वेश्चन में, क्या दिया है, सेंटीमीटर की मीटर, मीटर में दिया है। तो यहाँ डिस्टेंस काहे में आएगी, ये मीटर में आ जाएगी, काहे में आएगी, मीटर में आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यूज करके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको दे रहे हैं। ये आपके लिए फायदेमंद कब होगा, फॉर रिवीजन पर्पज। अगर आपको लगता है कि हमें रिवीजन करना है और हम नहीं उपलब्ध हैं वहाँ पे, तो आप इसकी हेल्प से जो है रिवाइज कर सकते हो। ठीक वैसे ही होगा जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लिखिए अगला क्वेश्चन, अ लैडर हैज रंग्स, RUNGS लिखना, रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। लैडर मतलब सीढ़ी, हैज रंग्स, उसमें डंडे, सीढ़ी पे डंडे देखा है। सीढ़ी का अगर आपको मैं डिजाइन दिखा दूं, थोड़ा सा स्पेस ले लूं, तो आप लोगों के घरों में भी सीढ़ी ऐसी होगी। पहले हुआ क्या करता था कि जब इतने जीनों वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, स्टेप वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग बांस के ऐसे सीढ़ियां बनाते थे, नीचे थोड़ा सा चौड़ा रखते थे, ऊपर जाते जाते वो सकरा कर देते थे। ऐसा था। कहीं कहीं हो सकता है कि आपके पास इक्वल सेपरेशन वाली पैरेलल बनी हो, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है उसके हिसाब से ये है कि जो डंडे बीच में लगे हैं, बात समझ पा रहे हैं, ये जो डंडे लगे हैं इनके बीच की गैपिंग कितनी है, 25-25 सेंटीमीटर की। कितनी गैपिंग है, 25 सेंटीमीटर की। कितनी गैपिंग है ये, 25 सेंटीमीटर। इसको मैंने काउंट करके नहीं बनाया, जो क्वेश्चन में होगा उसका देखा जाएगा। अभी मैंने काउंट नहीं किया, एक सीढ़ी का या लैडर का सिंपल फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया। तो इनको जो ये डंडे लगे हैं इनको रंग कहा जा रहा, RUNGS। एक दो से ज्यादा है इस वजह से रंग से कहा गया, बाकी ऐसे इस डंडे को रंग कहा जा रहा, RUNG। तो अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर as shown in the figure. The rungs decreases uniformly in length. The rungs decreases uniformly in length 45 centimeter at the bottom and 25 centimeter at the top. जो बॉटम पे है रंग, ये कितना है 45 सेंटीमीटर लेंथ का, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। मैं यही तो कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि जो आपके पास ये सीढ़ी है ये यूनिफॉर्म जो लेंथ है इनका ये इक्वल नहीं है, तभी तो जाकर के 45 से लेकर के 25 हो गया, और ये लगातार एक सीक्वेंस में घट रहा। ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा घट गया फिर कम घटा फिर ज्यादा फिर कम, एक वे में है ये। आप देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ तो इन दोनों के बीच का फिगर देखो तो ट्रेपेजियम बन रहा होगा, फिर इन दोनों के बीच में ट्रेपेजियम बन रहा होगा। आगे चल के जब आपको ट्रायंगल नाम का लेसन पढ़ाएंगे तो वहां इनका रिलेशन बताएंगे कि इसका प्लस इसका समेशन करके आधा कर लो तो ये आता है। और यही मैंने आपको एपी में भी बता रखा है कि दो टर्म का समेशन करो उसका आधा करो तो बीच वाला आता है। तो इसी वजह से एपी के
सीक्वेंस में तैयार हो जाएगी। सीढ़ी की जो डंडों की लंबाइयां हैं वो किस सीक्वेंस में तैयार होंगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के टर्म में तैयार हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन राइट करिए, लिखिए पूरा। तो क्या लिखा? द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू, टीयू करना, टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, 2.5 मीटर apart, ये टॉप का रंग है और ये बॉटम का है, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये 2.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर ना। करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, RUNGS। इन डंडों को बनाने के लिए जो लकड़ी लगेगी उसकी लंबाई क्या होगी? अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए, थोड़ा से समझिएगा, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, गैपिंग कितनी हुई? 50 की। डंडे कितने लगेंगे? 3। जितनी गैपिंग है उससे ज्यादा लग रहा है। ये देखिए 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर है। 4 डंडे लग रहे हैं, 1 2 3 4। अगर आपको टोटल निकालना हो कि नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, कुल डंडे कितने लगेंगे जाकर के, तो यहां से लेकर के यहां की गैपिंग देखोगे तो 10 आएगी। क्यों? 25-25 सेंटीमीटर की गैपिंग है और कुल यहां से यहां तक कितनी गैपिंग है? 250 सेंटीमीटर की। तो 250 को डिवाइड करिए 25 से तो कितना आ जाएगा? 10। और जितनी गैपिंग है उससे ज्यादा एक डंडा लगता है। जैसे अक्सर करके आपको लोग फंसा देते क्वेश्चन में, कहते बताओ अगर आप सड़क पे चल रहे हो, क्वेश्चन समझिएगा, अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो ऐसे मान लो ये सड़क है, ये मान लो आप खड़े हो, यहाँ पे कोई प्लेस है, वहां पे माइलस्टोन लगा है, सड़क के किनारे जो पत्थर गड़ा होता है उसको माइलस्टोन कहा जा रहा है। दूसरा माइलस्टोन यहाँ है, तो कहते हैं 1 किलोमीटर का ये सेपरेशन हुआ और 2 माइलस्टोन लग गए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने माइलस्टोन लगाओगे? तो कम मैथमेटिक्स लगाने वाला व्यक्ति कहता 20 लगा देंगे। बिल्कुल 20 नहीं लगाएंगे। 1 किलोमीटर में अगर 2 लग रहे हैं तो 2 किलोमीटर में 3 लगेंगे जाकर के, 3 किलोमीटर के लिए 4 लगेंगे, तो 10 के लिए वही एक ज्यादा लगता है। बात समझ पाए? तो वही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये कितनी बार जोड़े कि 250 आ जाए? 10 बार। तो 10 से 1 ज्यादा लगेगा जाकर के। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स, हिंदी वाले लिखेंगे सीढ़ी में लगे कुल डंडों की संख्या। क्या 250 की पूरी गैपिंग है और 1 के सेपरेशन में कितना है? 25, और उसमें 1 ज्यादा लगता है, हमेशा इस बात का ध्यान देना। तो कितना आ जाएगा? ये डिवाइड करोगे तो 10 और +1 कितना आ जाएगा? 11। कितने डंडे लगे हैं? अब इन्हीं डंडों को जो है आप क्या करोगे? उनकी लंबाई को ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रंग्स निकल आएगा। डंडे को, जो ये डंडे लगे हैं सीढ़ी में, इनकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो उसके लिए लकड़ी लगेगी ना, तो लकड़ी हम ढूंढ के पहले से उपलब्ध कर लेंगे, तभी तो बना पाएंगे इसको। तो उसकी लेंथ चाहिए, कितनी चाहिए? लंबाई चाहिए। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रंग्स, टोटल लेंथ ऑफ वुड required for making rungs बराबर, देखो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। पहला है 45 सेंटीमीटर का, दूसरा है इससे कम का, तीसरा और इससे कम का,
लेकिन ऐसे करते हुए लास्ट वाला दिया है 25 सेंटीमीटर। इनके बीच सेपरेशन कितना है वो नहीं पता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितने टर्म है? 11 टर्म है। ये कितने डंडे हैं? अगर हम चाहे तो इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं कि प्रत्येक डंडा कितने सेंटीमीटर कम पड़ रहा है, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एपी ये बन रही है तो एपी का फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंसेस नहीं भी पता हो, अगर लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो तो समेशन का फार्मूला लगा दो ना, n/2 * a + l। क्या जरूरत है n/2 * 2a + n - 1 * d लगाने की? तो क्या लगाओगे? n/2। कितने लोग हैं ये? 11। कितने डंडे लगे हैं ये? 11। तो n/2 इंटू पहला टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ये काहे में आएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 11/2 इन दोनों को ऐड करो, 70 आएगा क्या? ये 70 आएगा क्या ऐड करने पे? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 35। तो 11 को भैया 35 से गुणा कर लो, तो 11 × 5 = 55, 3 11 × 3 = 33 और 5 38 आ जाएगा। तो 385 सेंटीमीटर का लकड़ी होगा अगर हम, तो ऐसे डंडे हम 11 उपलब्ध करा लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। समझ पा रहे हो?